तो बच्चों, कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है या धीरे से चल रही है, इसको कैसे समझें, कैसे समझा गया, आइए समझते हैं। तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी वस्तु, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में समझाता हूँ आप लोगों को, कि कोई भौतिक राशि और किसी भौतिक राशि की दर या परिवर्तन की दर, दोनों में अंतर होता है। कोई भौतिक राशि या भौतिक राशि की परिवर्तन की दर, दोनों ही एक अलग बातें हैं। कैसे अलग बातें हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक दूसरे तरीके से मान लीजिए एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र है 90 वर्ष और ये चलना प्रारंभ करते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, और मान लीजिए ये 500 मीटर की दूरी तय करते हैं। समय लगता है इन्हें 3 घंटे का, मान लेते हैं। एक हमारे पास नौजवान बालक है, नौजवान एकदम यंग, और यही 500 मीटर की दूरी ये बालक 30 मिनट में तय कर लेता है। मान लेते हैं, इस बात को एक अज्यूम कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों व्यक्ति ने समान दूरी तय करी है। तो क्या दोनों एक जैसे क्षमता वाले हैं, या क्या दोनों एक जैसा चले हैं? ये क्या बात समान है? क्योंकि दोनों ने तय तो दूरी समान की है, लेकिन दोनों को दूरी जो तय करने में लिया गया समय है वो अलग अलग है। यहाँ पर हमें 3 घंटे दिख रहे हैं और यहाँ पर 30 मिनट, यानी कि मैं कह सकता हूँ आधा घंटा। तो मुझे पता चल रहा है कि किसकी क्षमता ज़्यादा है, और ये बिल्कुल जग जाहिर है कि एक नौजवान व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि किसी भौतिक राशि, यहाँ पे भौतिक राशि क्या है, अपनी दूरी या विस्थापन कह सकता हूँ, क्योंकि एक सीधी सरल रेखा एक ही दिशा में चली है वस्तु। तो एक सीधी सरल रेखा में चली है, तो यहाँ पर जो राशि है अपनी वो है दूरी, और उसकी परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, वो एक अलग भौतिक राशि बन जाती है। यानी कि किसी भौतिक राशि तथा उसकी परिवर्तन की दर दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग भौतिक राशियां होती हैं। जैसे कि हमारा आवेश और जो हमारी वैद्युत धारा है, आवेश जो है एक भौतिक राशि है और वैद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर है जो एक अलग राशि है। इसी तरीके से कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है या कितनी तेजी से मूव करी, इसको हमें पता करने के लिए हम देखेंगे कि उस वस्तु ने किस दर से दूरी तय करी, और दर किसके सापेक्ष में, तो वो लिया जाता है समय के सापेक्ष। यानी कि कोई वस्तु अपनी स्थिति किस समय के सापेक्ष किस दर से परिवर्तित कर रही है, इसका ज्ञान हमें जो भौतिक राशि कराती है वो है चाल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चाल में मैंने दूरी बोली है। तो अगर कोई भौतिक राशि किस दर से कोई दूरी तय कर रही है, किस दर से चल रही है, यह हमें पता चलता है चाल से। तो चाल क्या है? देखो बच्चे, चाल कुल मिला के अगर मैं कहूं तो यदि कोई वस्तु मान लीजिए ए से बी गई, ए बिंदु से बी बिंदु गई, तो इसने ए बी दूरी या दूरी डी तय करी, और इसको यहां से यहां तक जाने में जो लगा समय है वो है डेल्टा टी। बेटा ये ट्राइंगल नहीं होता, ये डेल्टा होता है। डेल्टा बताता है अंतर को, समय अंतराल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? समय अंतराल। ठीक है, यानी कि चेंज इन एनी क्वांटिटी अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है फिजिक्स में तो हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा का, और अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाता है तो उस समय हम डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं डी से, डी टी वहां पर हो जाता है। अभी डेल्टा की बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु चली डी दूरी और उसको इस दूरी को तय करने में डेल्टा टी समय लगा, तो इसकी जो चाल होगी बच्चों वो क्या होगी? कितनी दर है इस दूरी को तय करने की, समय दर क्या है, वो हो गई डी अपॉन डेल्टा टी। या कुल मिला के और आसान शब्दों में बोलूं तो क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? चाल की कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु की तय की गई दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा चाल होगी वो उतनी तेजी से अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा होगा। आइए इस परिभाषा को और देख लेते हैं स्लाइड में, और आप लोग उससे नोट्स बना लीजिएगा बच्चों।
तो चाल क्या है? किसी वस्तु की चाल स्थिति परिवर्तन की दर से मापी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अथवा दिशा का विचार किए बिना। हम दिशा का विचार नहीं कर रहे, किस तरीके से स्थिति उसकी परिवर्तित हो रही है इस बात में हमने दिशा नहीं देख रहे, ठीक है। एकांक समय में, अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, एकांक समय में तय की गई दूरी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। क्या मतलब है इस बात का बच्चों? अगर मैं कह दूं कि ये समय अंतराल मेरा एकांक है, 1 यूनिट है, 1 घंटा हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिली सेकेंड, यूनिट की बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं कह रहा हूं एकांक है, 1 यूनिट है, तो उसने जितनी दूरी तय करी उस समय में, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बच्चों उसकी चाल। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही चाल होती है, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है किसी वस्तु की तय की गई दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात ही हम कहते हैं चाल। चाल की मात्रक क्या होता है? देखो ऊपर आ रहा है मीटर और नीचे आ रहा है सेकेंड, तो चाल का जो बच्चों मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल की विमा क्या होती है? तो चाल का विमीय सूत्र या विमीय संबंध कहें, ये होता है L_t−1, L_t−1। तो ये चाल किस प्रकार की राशि है? चाल बच्चों हमारी जो है, हमारी मतलब चाल भौतिक राशि की बातचीत है। तो चाल एक सदिश है या अदिश? देखिए चाल के जब हमने विषय में जाना तो हमने कहीं भी दिशा की बातचीत नहीं करी, साथ ही साथ हमेशा हम दूरी तथा समयांतराल के अनुपात को बोल रहे हैं चाल। तो ध्यान रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है, तो निश्चित तौर पर जो चाल होगी वो भी एक अदिश राशि होगी। तो चाल एक अदिश राशि है। तो चाल क्या एक समान होती है या अलग अलग होती है? चाल के क्या एक ही चाल है या चाल के भी कई प्रकार हैं? आइए जानेंगे। चाल एक अदिश राशि है। तो चाल बेटा, चाल के क्या प्रकार है तो क्या क्या है समझते हैं। तो चाल के कुछ प्रकार हैं, क्या है देखते हैं बच्चों। पहले स्लाइड देख लेते हैं। तो चाल, सामान्यतः चाल दो तरीके की होती है। एक बच्चों आपकी होती है चाल माध्य चाल, जिसे बोलते हैं एवरेज स्पीड, और दूसरी होती है आपकी तात्क्षणिक चाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या है अंतर तात्क्षणिक चाल और क्या माध्य चाल है, दोनों को समझते हैं। तो पहले माध्य चाल पढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड, किसी गतिमान वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का ज्ञानी पर्याप्त है। यदि यात्रा में वस्तु की चाल सदैव नियत नहीं रह सकती, अतः एक निश्चित यात्रा में गतिमान वस्तु के समान व्यवहार की व्याख्या करने के लिए जिस पद का उपयोग किया जाता है उसे माध्य चाल अथवा औसत चाल कहते हैं। क्या बात कहना चाहते हैं यहां पर, हम ध्यान से समझते हैं। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, वो भिन्न भिन्न चालों से चल रही है। अब मैं देखना चाहता हूं कि एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों इसको। मान लीजिए ए से बी जा रही है कोई वस्तु, और ये वस्तु जो है कुछ t1 समय के लिए v1 स्पीड से चली, कुछ t2 समय के लिए v2 स्पीड से चली, कुछ t3 समय के लिए v3 स्पीड से चली। अब इसकी क्या मैं कहूं कि चाल एक समान रही हमेशा? जवाब है नहीं, एक समान चाल तो नहीं रही, भिन्न भिन्न चालों से चली। और इसको कुल समय कितना लगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। मैं ये जानना चाहता हूं वो कौन सी एक चाल हो, एक समान चाल हो, जिससे वस्तु चले ए से बी तो उसे इतना ही समय लगे, और वो जो मान निकल के आएगा वो होगी मेरी औसत चाल। तो क्या है औसत चाल? औसत चाल का मतलब यदि कोई वस्तु उस चाल से चले तो उसको उतना ही समय लगे जितनी ये भिन्न भिन्न चालों से चलने पर लगा, तो इस प्रकार की चाल को हम कहते हैं औसत चाल। थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन हो गई, आइए इसका आसान वाला वर्जन देखते हैं। तो इसका आसान वर्जन क्या है? किसी वस्तु द्वारा
तय की गई कुल पथ की लंबाई तथा उसके अनुपात को ही हम कहते हैं औसत चाल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो या माध्य चाल, तो माध्य चाल बराबर क्या होता है बच्चों, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस बटे कुल समय अंतराल या कुल लिया गया समय। कुल लिया गया समय हो गई आपकी। आइए औसत चाल के ऊपर कुछ हम कंसेप्ट देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहली बात है, पहला कंसेप्ट क्या है, यदि कोई वस्तु s1 दूरी चलने में t1 समय लेती है, s2 दूरी चलने में t2 समय लेती है, s3 दूरी चलने में t3 समय लेती है, तो इसकी a से b तक कितनी औसत चाल रही है। या थोड़ा और इसको कर देते हैं, ऐसे ही कोई sn दूरी चलने में ये tn समय ले रही है, तो बताइए इसकी a से b तक की क्या औसत चाल रही। तो औसत चाल का हमारा जो सूत्र होता है बच्चों, बहुत आसान है, याद रखिएगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो क्या है कुल दूरी, कुल दूरी चलिए s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s, तो ये हो गया s1 प्लस s2 प्लस s3, इसी तरीके से sn, और नीचे कुल समय कितना लग रहा है, तो यहाँ से s1 के लिए t1, s2 के लिए t2, s3 के लिए t3, तो कुल समय हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 अब टिल tn तक, तो ये हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 अब टिल tn तक। तो औसत चाल का जो सूत्र आया यहाँ पे आया s1 प्लस s2 प्लस s3 sn डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 tn तक। तो ये आ गया औसत चाल। औसत चाल को दूसरे तरीके से सिंबल में कैसे दिखाते हैं, तो देखो ऐसे करके दिखाते हैं, दो ब्रैकेट के अंदर इसको दिखा दिया v लिख के, तो इसका मतलब है मीन स्पीड, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे मीन स्पीड, और हिंदी में बोलते हैं माध्य चाल या औसत चाल। एक हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझा, इसे नोट करें बच्चों। देखिए दूसरा डेरिवेशन, यदि कोई वस्तु A से B तक की दूरी v1 स्पीड से चलती है और t1 समय लेती है, B से C तक की दूरी v2 स्पीड से चलती है, t2 समय लेती है। इसी तरीके से कोई m से लेके n तक की दूरी vn स्पीड से चलती है और ये, या ऐसे मैं vi कर दे रहा हूँ या vn ही रहने देता हूँ, vn स्पीड से चलती है और t1 सेकेंड लेती है। तो इस वस्तु की A से लेके n तक की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल, A से n तक की औसत चाल ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, औसत चाल का सूत्र यहां पे दिख ही रहा है आपको, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई वो निकालते हैं। तो बच्चों कुल दूरी कितनी हुई भाई, A से B तक की दूरी प्लस B से C तक की दूरी, इसी तरीके से यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। A से B तक की दूरी देखिए, A से B v1 स्पीड से जा रहा है और कितने समय में जा रहा है, t1 समय में जा रहा है। तो भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है इसकी A से B तक, v1, समय कितना लिया t1, तो AB दूरी कितनी हो गई v1 इंटू t1। इसी तरीके से B से C तक की दूरी कितनी हो गई v2 इंटू t2। इसी तरीके से ऐसे ही आगे तक की दूरियां, अगर मैं m से लेके n तक की दूरी पूछूं तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी vn इंटू tn। तो कुल दूरी कितनी हो गई v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड अप टिल कहां तक, vn tn तक। तो हम लिख सकते हैं कुल दूरी बराबर कितनी होगी v1 t1 प्लस v2 t2 vn tn
तक कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय बराबर बच्चे कितना हुआ, कुल समय तो कितना समय ले रहा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 tn तक। तो औसत चाल कितनी हो गई, कुल दूरी बटे कुल समय से, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 and vn tn divided by total time is t1 प्लस t2 प्लस t3 tn तक। तो ये हो गई इसकी औसत चाल। अब बच्चों अगर ये समय अंतराल या मैं कहूं t1 t2 t3 ये सारे समय जितने हैं आपस में बराबर हों, यानी कि इक्वल इंटरवल हो या समान समय अंतराल हो, तब उस परिस्थिति में क्या होगी औसत चाल, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लो, फटाक से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो देखिए बच्चों, अगर वस्तु को समान समय अंतराल लग रहा है दूरियां तय करने में, तब क्या होगा, यानी कि t1 बराबर है t2 बराबर है t3 बराबर है tn तक, तब इस परिस्थिति में औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल देखिए क्या होगी। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, v1 t1 मैंने कह दिया ये बराबर है t के, तो ध्यान से देखिए v1 और t1 की जगह क्या रख सकते हैं t, इसी तरीके से t2 की जगह रख सकते हैं t, t3 की जगह रख सकते हैं t, vn tn की जगह क्या रख सकते हैं t, नीचे क्या हो जाएगा t प्लस t ऐसे कितने n तक। तो कुल मिला के ऊपर से आ गया t उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, v1 प्लस v2 v3 एंड vn, नीचे हो गया n t, t ने t को मारा और यहाँ पर जो औसत चाल आई बच्चों वो कितनी आ गई, v1 प्लस v2 प्लस v3 vn बटे n, ये हो गई औसत चाल। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है, बहुत सवालों में यूज होता है, बहुत सारे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी के ऊपर आधारित प्रश्न आ जाते हैं, फटाफट नोट कर लो। आइए बच्चों तीसरा केस देखते हैं। तो क्या है तीसरा केस, मान लीजिए कोई वस्तु A से B गई है, तब इसकी स्पीड है v1 और ये समय की तो बातचीत हो चुकी है और दूरी चली s1। अब ये B से C गई और स्पीड रही v2, दूरी चली s2। इसी तरीके से C से D गई, तब इसकी जो आपकी जो स्पीड रही वही रही v3 और दूरी तय करी s3। इसी तरीके से मान लीजिए ये M से N गई और यहाँ पर जो इसकी स्पीड रही वो रही vn और इसने मान लीजिए यहाँ पर जो दूरी तय करी वो थी sn। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी इसकी औसत चाल, तो ये जानना चाहते हैं। तो आइए देखिए औसत चाल का क्या सूत्र होता है बच्चों, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो बच्चों क्या हमारे पास कुल दूरी है, बिल्कुल है, s1 प्लस s2 प्लस s3 ऐसे ही sn तक जोड़ दो, कुल दूरी मिल जाएगी। तो कुल दूरी कितनी हो गई, यहां लिख लेते हैं, कुल दूरी बराबर हो गई हमारी s1 प्लस s2 प्लस s3 sn तक, ये हो गई हमारी बच्चों कुल दूरी। कुल दूरी बराबर, तो कुल दूरी की जगह लिख लेते हैं s1 प्लस s2 प्लस s3 sn, दिस इज आवर नेट डिस्टेंस। समय कितना लिया, तो जो A से B तक जाने में समय लिया प्लस B से C तक जाने में लिया गया समय प्लस C से D तक जाने में लिया गया समय, तो ये जो समय लिए गए इनका हम कुल योग कर दें तो कुल समय मिल जाएगा। भाई V1 A से B तक जाने में कितना समय लिया हो गया, तो समय बराबर क्या होता है, सूत्र याद करो याद करो याद करो याद करो, यस याद आया, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय। तो कितना हुआ समय, तो ये हो गया यहाँ पर t1 अगर समय लिया तो भाई दूरी s1 चली कितनी स्पीड से v1, b से c तक जाने में जो t2 समय होगा वो क्या हो जाएगा, अपना t2 समय बच्चे हो जाएगा s2 अपॉन v2 और t3 समय बताना नहीं किसी को, नो 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 v3 नहीं, s3 अपॉन v3। इसी तरीके से tn समय कितना हो जाएगा, tn समय हो जाएगा vn, अरे भाई ये गलती क्यों हो रही है मेरे से, sn बटे vn। कुल मिला के तो कुल समय की बोलूं तो s1 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस ऐसे tn तक,
तो कुल जो मेरा समय लगेगा S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस S3/V3, और कुल जो आपकी दूरी हो गई वो थी S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टिल Sn, और जो कुल समय हो गया वो हो गया S1/V1 प्लस S2/V2 S3/V3 एंड Sn/Sn, सभी का हमने क्या कर दिया, Sn/Vn सभी का कर दिया बच्चों योग। तो हमारी आ गई औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र फिर से लिख दिया मैंने, S1 प्लस S2 S3 Sn, और नीचे हो गया S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस S3/V3 एंड Sn/Vn। अब बच्चों अगर मान लो ये सारी की सारी दूरियां आपस में हों समान, तब क्या होगा? तो इसको जानने के लिए पहले इसे नोट कर लो। तो बच्चों देखते हैं, यदि वस्तु जो चल रही है हमारी v1 स्पीड से हर एक दूरी को v1 v2 यानी कि समान दूरियां भिन्न भिन्न चाल से तय कर रही है। s1 दूरी जो थी अब वो बराबर है s2 के, s2 दूरी भी बराबर है s3 के, s3 दूरी भी बराबर है s4 के। इसी तरीके से सारी दूरियां आपस में बराबर है, और जो वस्तु चल रही है ना चाल से, जो उसने दूरी तय करी वो दूरी तय करी v1 v2 v3 vn से। आइए समझते हैं इस बात को थोड़ा। तो बच्चों मान लीजिए परिस्थिति कुछ इस तरीके से कि S1 बराबर है S2 बराबर है S3, यानी कि जितनी भी दूरियां थी वो सारी आपस में बराबर हैं, लेकिन इन दूरियों को जो तय कर रही है वस्तु वो भिन्न भिन्न चालों से तय कर रही है। तब उस परिस्थिति में इसकी औसत चाल क्या रहेगी? तो हम ये लगा देंगे। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, S1 की जगह भी S2 की जगह भी ये भी, इसी तरीके से S। कुल जो यहाँ पर पद होंगे बच्चों कितने होंगे? कुल पदों की संख्या जो होंगी वो होगी n। भाई n है, नीचे भी क्या होगा s, और s को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लूँ तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 1/Vn तक हो जाएगा। औसत चाल देखो इस परिस्थिति में क्या आ रही है बेटा, ये हो गया n गुणा s बटे s 1/V1 प्लस 1/V2 1/Vn तक। और यहाँ से अगर देखें तो s ने s को मारा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2 1/Vn बराबर हो जाएगा n बटे v। एक ये अच्छा कंसेप्ट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, नोट कर लेना। अब मान लो थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाइड केस देखते हैं। मान लो किसी वस्तु ने d दूरी या s दूरी v1 से तय करी और आगे की s दूरी v2 से तय करी, तो इसकी औसत चाल क्या रही a से c तक, ये जानना चाहते। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 हो गई, तो 1/2 औसत चाल v बराबर होगा 1/V1 प्लस 1/V2 के। इसे हल करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 v2, ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये हो गई बच्चों अपनी औसत चाल। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कैसे महत्वपूर्ण है, एक सवाल से देखते हैं, उसको हल करेंगे तुरंत समझ में आएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो फटाक से इसे नोट कर लो। आइए बच्चों देखते हैं एक सवाल। मान लीजिए राम अपने घर A से गया B तक, और A से B तक की जो दूरी है वो D है। A से B तक जाने, A से B जब जा रहा है तो उसकी जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा B से A जब आ रहा है तब इसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए A से B तथा B से A पुनः वापस आने में उसकी कुल चाल, औसत चाल क्या रही, यानी कि A से B गया जब और B से A फिर आया तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बच्चों पहले इसे साधारण तरीके से देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले से नहीं देखते, फिर शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो भाई कुल दूरी कितनी चला, तो इधर से D गया और फिर लौट के
डी आया तो कुल दूरी बराबर कितना हो गया, कुल दूरी बराबर बच्चों हो गया 2d। कुल समय कितना लगा, तो जाने में कितना समय लगा, तो जाने का समय बराबर क्या हो गया, जाने का समय मैंने कह दिया t1, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी गया d, चाल थी 60, और आने में समय लगा मान लीजिए t2, और तो कितना हो जाएगा, पुनः दूरी थी d और जो चाल थी वो थी 40, तो कुल समय बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका t1 प्लस t2 जो हो जाएगा d/60 प्लस d/40, d कॉमन ले लेते हैं तो हो गया 1/60 प्लस 1/40, इसका एलसीएम जो आएगा यानी कि लासापा बच्चों आएगा 240। तो 240 से ज़रा करके देखें कितना होगा, 0 0 गया 4, इधर आ गया 6, ठीक है। तो आपका जो आ गया कुल समय वो हो गया d/24, कितना हो गया d/24। औसत चाल अगर देखें तो कितनी हो गई, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी जो कि है 2d और बटे कुल समय जो कि है d/24, तो ये हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ध्यान से देखें, क्या यहाँ पर जो इसने दूरी, समान दूरी भिन्न भिन्न चालों से तय करी है, समान दूरी तय करी है, पहले डी फिर डी, लेकिन भिन्न भिन्न चालों से, तो क्या इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, औसत चाल वाला, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, इसकी वैल्यू रख दो, v1 पहली 60 से जा रही, 2 गुणा 60 गुणा 40, v2 आपका हो गया 40 और v1 फिर से 60 और v2 हो गया 40, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे में आया 100, 100 के एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, देखो कितना आसान हो गया। तो आपके अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये ट्रिक लगाओ, आपके स्कूल में पूछा जाता है या सब्जेक्टिव पेपर है, ये ट्रिक लगाओ। तो इस तरीके से हम करेंगे सवाल, तो फटाक से इसे नोट कर लीजिए, और क्यों ये महत्वपूर्ण था मैंने आपको सिखाया। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाइव सेशन में लेके आऊँगा औसत चाल से संबंधित, लेकिन अभी एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, अभी हम थ्योरी को ऊपर डिस्कशन करेंगे, बाकी बातचीत लाइव सेशन में करेंगे, एक और लाइव सेशन में। अभी इतना नोट करिए, आगे की बातचीत करते हैं बच्चों। तो बच्चों औसत चाल से हम लोग क्या समझे एक बार देख लेते हैं, फिर से मैं बता देता हूं क्या है औसत चाल का मतलब। अगर कोई वस्तु ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है और रास्ते में उसकी परिवर्ती चाल रही हो यानी कि वेरिएबल स्पीड रही हो, समय किसी समय तेज रही हो किसी समय कम रही हो, और उसको जाने में मान लो t समय लगता है, तो औसत चाल उसके कुल व्यवहार को बताती है। यानी कि मैं जानना चाहता हूं ऐसी एक चाल मुझे पता चल जाए जिससे व्यक्ति चले और एक समान उसी चाल से चलता रहे, तो उसे फिर केवल t ही टाइम लगे, जब उतना ही समय जितना उसे परिवर्ती चाल से लग रहा था। मान लीजिए, इसको उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेके निकले बढ़िया से, या स्कूटी से, हमारी जो लड़कियां हैं स्कूटी लेके निकली और स्कूटी में स्टार्ट करती है, ऐसे तो नहीं 100 पे भाई दौड़ा देंगे, समय लगता। घर से निकले बाहर, तंग गलियां हैं, धीरे धीरे निकले, हाईवे निकला, हाईवे पे 60 70, ज़्यादा तेज नहीं चलाना। उसके बाद मार्केट आ गया, रश है, धीमे कर ली। मान लो आपको घर से कोचिंग तक जाने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगा। अब मैं कहता कि मैं वो चाल जानना चाहता हूँ जिससे आप लगातार चलते रहो तो आपको फिर 1 घंटा ही लगे, तो वो चाल जो होगी वो होगी औसत चाल। समझे आप लोग? इसकी परिभाषा को देखते हैं और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्योंकि एनालाइज करना डेफिनेशंस को बहुत जरूरी होता है बच्चों, इसी से हमारे कंसेप्ट बनते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी, डिटेल्ड हम परिभाषा जानते हैं बच्चों इसकी। तो एक निश्चित यात्रा में गतिमान वस्तु के सामान्य व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको सामान्य व्यवहार कैसा होगा, सामान्य व्यवहार की व्याख्या करने के लिए जिस पद का उपयोग किया जाता है उसे वस्तु की माध्य अथवा औसत चाल कहते हैं। गणितीय भाषा में औसत चाल v बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, जैसे कि अभी पढ़ा था,
और यहाँ पे यदि समय अंतराल में तय की गई दूरी है कि मान लीजिए समय अंतराल डेल्टा टी है, उसमें तय की गई दूरी जो है डेल्टा एस हो, तो माध्य चल बराबर होती है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ये है परिभाषा बच्चों। बच्चों और एक बात मुझे बताइए कि अगर देखें तो क्या वास्तव में औसत चाल हमारी पूरी यात्रा का बस सामान्य व्यवहार देती है, भाई इस तरीके की यात्रा एक करी जा सकती है, अगर कांस्टेंट स्पीड से इतने चले तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वास्तव में उस चाल से तो हम नहीं चलते। मैं अगर जानना चाहता हूं किसी क्षण पर आपकी क्या चाल है, किसी क्षण पर, जैसे कि आप घर से निकले 2 सेकंड पर आपकी चाल क्या है, या 5 सेकंड जिस समय हुए हैं तब आपकी चाल क्या है, या आपकी मैं कहूं कि 36 सेकंड हो चुके हैं तब आपकी चाल क्या है, 36 सेकंड में पे क्या चाल है, तो क्या औसत चाल से मिल सकता है? औसत चाल तो मुझे समान व्यवहार देती है, भाई इतने से चलो तो इतना टाइम लगेगा, बात खत्म होती है। पर क्या औसत चाल से मुझे यह पता चल पाएगा कि आपने शुरुआत किस चाल से करी या आपकी अंतिम चाल क्या थी? नहीं पता चल सकता। तो उसके लिए क्या मुझे नए पद की जरूरत है? यस, आई नीड अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी या फिर उसी फिजिकल क्वांटिटी में कुछ कंस्ट्रेंट लगा दे तो हमारा काम बन जाएगा। बच्चों चाल में ही हम कुछ एक प्रतिबद्ध लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब कैसे बनेगा आइए समझते हैं जल्दी से। तो देखो कैसे समझें और कौन सा हमें पद बताएगा। देखो इस चाल को, जो किसी क्षण पर हम किसी वस्तु की चाल देखते हैं उसे कहते हैं तात्क्षणिक चाल, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या है तात्क्षणिक चाल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है तात्क्षणिक चाल? मैं मान लीजिए कोई वस्तु चली, कोई वस्तु चल रही है, परिवर्ती चाल से चल रही है, यानी कि वेरिएबल स्पीड से चल रही है, और मैं इसकी क्या देखना चाहता हूँ? तात्क्षणिक चाल। मैं देखना चाहता हूँ 5वें सेकंड पर इसकी क्या चाल है, यानी कि t=5 सेकंड पर इसकी क्या चाल है। कैसे देखूं? कैसे देखूं? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या समय अंतराल होता है। अब समय अंतराल t=5 सेकंड पर क्या समय अंतराल लूं भाई? 5वें सेकंड में कितना दूरी चली कैसे जानूं? बड़ी समस्या की बात होगी। 5 सेकंड पर क्या चाल है ये जानना है, 5 सेकंड में चाल नहीं जानना है, 5 सेकंड पर क्या चाल है ये जानना चाहता हूं, यानी कि उस इंस्टेंट यानी कि 5 सेकंड पर क्या चाल है ये जानना चाहता हूं। तो बेटा क्या करूं मैं कहता कि चलो एक समय अंतराल ले लेते हैं, लेकिन वो इतना छोटा समय अंतराल लिया ना कि वो 0 के बराबर मान सकता हूं। भाई कैसे? मान लो मैंने क्या देखना चाहता हूँ, 5 सेकंड में देखना चाहता हूँ, अब दूरी तो देखनी होगी, तो कैसे देखो? मैंने कहा भाई एक बहुत छोटा सा समय अंतराल, जैसे मैं कहता हूँ dt, या फिर मैं कहता हूँ भाई मेरे इस समय 5 सेकंड से लेके समय जो हुआ है t1 टाइम कह दिया 5 सेकंड, और दूसरा टाइम t2 कह दिया कि 5.000000 इतने जीरो लिखे कि पूरा बोर्ड ये संसार भर गया। उसके बाद एक बेटा 1 लगा दिया। मान लिया इसमें बहुत छोटी दूरी इसने ds चली है, बहुत छोटी दूरी या ds चली है, तो देखिए समय अंतराल कितना हुआ। यहां पर जब थी वस्तु, ठीक है, a पर, तब उस समय जो था 5 सेकंड थे। जब ये b पर पहुंची है, बहुत छोटी सी दूरी चल के, तो जो समय है 5.00000001 है। तो समय अंतराल कितना हो गया? तो समय अंतराल इस परिस्थिति में यानी कितना, a से b तक जाने में कितना समय लगा, वो समय अंतराल हो गया बच्चों 5.000001 माइनस 5.000। तो यानी कि समय अंतराल बहुत छोटा सा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं देख रहा हूं बहुत कम समय में कितनी चाल रही है, क्या कितनी दूरी चली है वो देख रहा हूं। तो देखो ये समय अंतराल बहुत छोटा है, और जब समय अंतराल बहुत छोटा हो जाता है तो हम उसे डेल्टा टी की जगह dt कर देते हैं। तो अति सूक्ष्म समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा जो अति सूक्ष्म दूरी चली गई होती है, तो इस अति सूक्ष्म दूरी तथा अति सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को ही कहते हैं तात्क्षणिक चाल।
क्योंकि ये इतना छोटा समय इंटरवल है तो हम कह सकते हैं भाई ये भी 5 सेकंड और ये भी 5 सेकंड ही है। देखो ध्यान से देखो, ये भी 5 सेकंड है तो ये भी 5 सेकंड ही बोल सकते हैं हम। तो इस क्षण के अंदर, इस क्षण में जो दूरी चली और इस समय अंतराल का जो मान है, उन दोनों के अनुपात को बच्चे हम कहेंगे तात्क्षणिक चाल। ध्यान से समझना। तो तात्क्षणिक चाल क्या हो गई? तात्क्षणिक चाल हो गई भाई v बराबर हो गई ds बाई डी टी, या कह सकते हैं यहां पर ये जो है ना तात्क्षणिक चाल, ये s का अवकल गुणांक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तात्क्षणिक चाल क्या होगी? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या दूरी का अवकल गुणांक, दूरी का अवकल गुणांक है बेटा ये। और क्या समझ सकते हैं इससे? देखो देखो ये डेल्टा टी, ये डी टी है, डेल्टा टी, डी टी क्या है? बहुत छोटा, अति सूक्ष्म है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी जो कि जीरो के अग्रसर है, जीरो के लगभग लगभग बराबर, जीरो नहीं है पर लगभग लगभग जीरो के बराबर है। और डी एस क्या है? डी एस भी अति सूक्ष्म दूरी है, या डेल्टा एस लिख दूं मैं इसे। तो बेटा देखो ध्यान से, चाल, औसत चाल बराबर क्या होती है? औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी, दैट इज डेल्टा एस, बटे कुल समय। तो ये औसत चाल है। अब औसत चाल से तात्क्षणिक चाल में कब परिवर्तन हो जाता है? जब मेरा समय अंतराल क्या हो जाए? बहुत छोटा हो जाए। तो किसी वस्तु की अति सूक्ष्म समय अंतराल में जो औसत चाल होती है वही उसकी तात्क्षणिक चाल होती है। तो क्या है तात्क्षणिक चाल? यहां पर देखो, तात्क्षणिक चाल अगर मैं कहना चाहूं तो बच्चों क्या होगी, ध्यान से समझना। ये रब कर दे रहा हूं मैं। तो किसी वस्तु की अति सूक्ष्म समय अंतराल में जो चाल रहती है वही होती है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो हम लिख देते हैं डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो इस परिस्थिति में जो इसकी औसत चाल होती है वो बन जाती है किसमें? तात्क्षणिक चाल में, तात्क्षणिक चाल। तो ये हो जाती है इसकी तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तात्क्षणिक चाल बहुत आसान है, किसी क्षण पर किसी वस्तु की क्या चाल होती है वही है तात्क्षणिक चाल। आइए इसकी परिभाषा दें। दो बिंदु ए एवं बी के बीच औसत चाल v ना तो वस्तु की चाल ए पर बताती ना ही बी पर बताती, जैसा कि मैंने बताया, बल्कि यह बिंदु ए और बी के मध्य निश्चित समयांतराल में गतिमान वस्तु का समान व्यवहार दे देती है कि भाई ऐसा ऐसा चला होगा। आगे सुनो भाई बात। परंतु यदि हम किसी वस्तु, गतिमान वस्तु की किसी विशेष क्षण पर चाल जानना चाहते हैं तो क्या करें? हम औसत चाल को ही देख लेते पर अति सूक्ष्म समय अंतराल में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा टी को इतना कम करना होगा जिसमें डेल्टा टी शून्य के समीप आ जाए, पर शून्य ना हो, शून्य के समीप आ जाए। तो इस स्थिति में वस्तु की चाल ए पर उसकी चाल के औसत चाल जो ए पर होगी वो उसकी तात्क्षणिक चाल के बराबर हो जाएगी या समान हो जाएगी या समीप आ जाएगी, बात वही है। तो इस प्रकार किसी वस्तु की, किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए अगर ज्ञात की जाए तो वह वस्तु की औसत चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। गणितीय रूप से तात्क्षणिक चाल लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जो डी एस बाई डी टी या टी के सापेक्ष अवकल गुणांक हो गया, या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। या एक असमान गति में जहां वस्तु की चाल परिवर्ती हो तो वस्तु की किसी विशेष क्षण पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो ये था बच्चों तात्क्षणिक चाल के बारे में। आगे की बातचीत वेग की है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
उन्हें भी पता है हमारे बारे में। अभी मैं चलता हूँ, जय हिंद। व्युत्पत्ति को जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, डाउट है तो पूछो, और लाइव सेशन बहुत जल्द आने वाला है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। बाय।